Hi friends, this is Karan and welcome to Karan ISPCS Academy. फ्रेंड्स, शिक्षक भर्ती हेतु हम लोग जो प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं 120 क्वेश्चन वाला, उसका सेट नंबर 5 है। 1 से 5 तक सेट, 1 से 4 तक का PDF विथ मैथ सॉल्यूशन टेलीग्राम ग्रुप में शेयर किया जा चुका है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए सेट 5 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, इनमें से कौन सी संक्रमक बीमारी है, यानी जो संक्रमण से होता है कौन सा है, तो फ्लू है। कौन सा? फ्लू है। जैसे कि अभी लेटेस्ट में आप देखे होइएगा डेंगू नहीं, कोरोना, कोविड-19, ये भी क्या है, संक्रमक बीमारी है। मतलब संपर्क में आने से हो जाता है। दूसरा, एक और पूछा जाता है कभी कभी सवाल, जो इंटरव्यू में पूछा गया था मेरे से कोचिंग में, जूनोटिक डिजीज़ क्या होता है। जूनोटिक डिजीज़ क्या होता है? जो जानवर से मनुष्य में फैलता है। ऐसा माना गया है जो कोरोना भी है, पहले जानवर को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, पानी में उपस्थित जीवाणुओं को समाप्त करने के लिए निम्नलिखित किसका उपयोग किया जाता है, यानी किसका उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए क्या होगा? क्लोरीन। क्या होगा? क्लोरीन, Cl2, ठीक है। और ये ओजोन लेयर के डिप्लेशन में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। किसका? ओजोन लेयर के डिप्लेशन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, क्या कह रहा है? चांद पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति था। जो चांद पे कदम रखा था, पहला व्यक्ति कौन था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। हल्के एक चीज़, चूँकि ये पूछा गया है कि चांद पे पहला व्यक्ति जो था, जो कदम रखा, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत पुराना हो चुका है। हो सकता है नया ट्विस्ट कर पूछ दे, चांद पे पहली बार कौन कौन गया था, फर्स्ट टाइम कौन कौन गया था, ठीक है। फर्स्ट टाइम कौन कौन गया था, तो उसमें 3 व्यक्ति था। आपको ध्यान क्या रखना है, उसमें से 3 व्यक्ति था, ठीक है। इसमें से एक तो जो पहली बार उतरा था नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है। उसके अलावा दूसरा था एल्ड्रिन, ये जो ऑप्शन बज एल्ड्रिन और माइकल कॉलिंग्स, यानी ठीक है, यानी माइकल कॉलिंग्स, एल्ड्रिन एंड आर्मस्ट्रॉन्ग, ये तीनों में ही व्यक्ति चांद पे गया था। लेकिन चूंकि सवाल था फर्स्ट टाइम किसने उतरा, चूँकि बीपीएस में इसलिए बार बार इस ऑप्शन को फोकस कर रहा हूँ, ये मेरा अपना 4 बीपीएससी पास करने का अनुभव है। उसके आधार पर प्रीलिम्स क्वेश्चन फंसाता है, ठीक है। कब गया था, एक चीज़ ये भी पूछा जाता है। तो फर्स्ट टाइम कब कदम रखा था? 20 जुलाई, जी हाँ, कब? 20 जुलाई 1969 को। नेक्स्ट ये कह रहा है कथन है और उसका कारण है। चलिए देखते हैं कथन क्या कह रहा है। कथन है, नायलॉन कपड़ों के निर्माण हेतु बहुत प्रचलित है, यानी नायलॉन से कपड़ा का बहुत उपयोग किया जाता है बनाने में, नायलॉन को। स्टेटमेंट है, कारण है, नायलॉन रेशा प्रबल, प्रत्यस्था और हल्का था, ठीक है, हल्का होता है। यह चमकीला और धुले से सुगम था, या सुगम था नहीं बल्कि सुगम होता है, ठीक है। ये आंसर क्या होगा? जी बिल्कुल, नायलॉन काफ़ी प्रसिद्ध है कपड़ा बनाने के लिए, इसमें कोई शक की बात नहीं है। दूसरा, ये जो इसका इलास्टिसिटी और ये हल्का भी होता है, साथ साथ चमकीला, और धुलने में भी, जो मतलब धोने में भी आसानी से पानी खाता है, पानी छिटके साफ हो जाता है उस तरह से। तो ये बिल्कुल ही सही बात है, यानी ऑप्शन ए होगा इसका आंसर। ऑप्शन ए, दोनों कथन सही है, ठीक है। इससे कुछ और है, जैसे कि जो ये होता है नायलॉन सिंथेटिक वाला, ये कौन है? ये पहला सिंथेटिक है और नायलॉन है जो फाइबर से है, ठीक है, जिसमें से कोल, उसके बाद वाटर और एयर के माध्यम से इसको कंप्लीट किया गया था 1931 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, भोजन के बड़े बड़े पोषण तत्वों को साधारण तत्वों में कौन सा तंत्र बदलता है, यानी जो बड़े बड़े टुकड़ा है उसको छोटा में कौन सा बदलता है, तो कौन सा बदलता है? ऑप्शन बी, पाचन तंत्र। और ये स्टार्ट कहाँ से होता है? स्टार्ट होता है माउथ से, जी हाँ, ये मुंह से ही स्टार्ट हो जाता है। फाइनल कब होता है? तो लार्ज इंटेस्टाइन में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46,
निम्नलिखित का मिलान करें। निम्नलिखित का क्या करें? मिलान करें। ऑप्शन देख लेते हैं किस तरह से है। ABCD है। इन्फ्लुएंजा क्या है? जस्ट अभी ऊपर देखा आपने कि वायरस है। क्या है इन्फ्लुएंजा? वायरस है। वही बात की जाए टाइफाइड। टाइफाइड क्या है? तो ये जो होता है बैक्टीरिया कारण होता है। किसके कारण? बैक्टीरिया कारण, यानी सल्मोनेला टाइफाइड्स होता है, टाइफी बैक्टीरिया नाम से होता है। वही बात की जाए पेचिस अतिसार, ये किससे होता है? ये प्रोटोजोआ परजीवी से होता है। इसका किसके कारण होता है? एंटामीबा हिस्टोलिका। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए, अब चलिए तो हो गया, लेकिन ऑप्शंस कैसे देखेंगे? इन्फ्लुएंजा किससे होता है? विषाणु से। चलिए देखते हैं 1 का 3 किस में दे रखा है। यानी 1 का 3 की बात की जाए, केवल आपको एक पता होता कि जो इन्फ्लुएंजा है किससे होता है, तो भी आंसर आप आसानी से पिक कर सकते थे। तो बस इसके माध्यम से आप प्रैक्टिस के माध्यम से ये चीज़ अपना मजबूत पक्ष के रूप में उभारिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47। शरीर के लिए आवश्यक 5 पोषक तत्व है। तो शरीर के लिए आवश्यक जो 5 पोषक तत्व है वो कौन सा है? हाइड्रोकार्बन्स, प्रोटीन, वसा, विटामिन्स, खनिज लवण। जी हाँ, ये भी है। यानी ऐसे देखिए, आप ऑप्शन एलिमिनेट करना चाहें, इसमें नाइट्रोजन को ज़्यादा जरूरत नहीं है, बात खत्म। दूसरा, इसमें देखिए हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयरन, नाइट्रोजन ये ख़त्म, ऑक्सीजन ज़रूरत है, हाइड्रोजन विशेष कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो यानी ऑप्शन ए होगा नॉर्मली जो आंसर पिक हो जा रहा है। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट, वसा, खनिज लवण। क्वेश्चन नंबर 48। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, दिए हुए विकल्पों का सही उत्तर का चयन करें। ठीक है, 2 कथन है, देखते हैं कौन सा कथन है। मिट्टी फसल को खनिज प्रदान करता है। जी हाँ, मिट्टी तो खनिज प्रदान करता है। दूसरा क्या कह रहा है? मिट्टी में मौजूद पोषक तत्व पौधे की शुरुआती वृद्धि के लिए आवश्यक है। यानी क्या शुरुआती वृद्धि के लिए आवश्यक है? जी नहीं, ऐसा है क्या? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप शुरुआती में पौधे को आप पानी में भी, ठीक है, नॉर्मली उसको जर्मिनेट कर सकते हैं, उसको अंकुरित कर सकते हैं, इसलिए ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यानी आंसर इसका क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी 1 कथन सही है परंतु कथन 2 गलत है। ठीक है, अब देखिए स्टार्टिंग में क्या क्या जरूरत पड़ता है प्लांट्स को, ये देखना जरूरी है। तो मिट्टी द्वारा क्या क्या मिलता है? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, उसके अलावा पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन, ठीक है, जिंक, इस तरह से सल्फर, कई चीज़ें मिलता है। ये सब इम्पॉर्टेंट है उसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 क्या कह रहा है? गिलहरी और चूहे कहलाते हैं, यानी दोनों किस वर्ग के अंतर्गत आता है? तो कृदंत, यानी रोडेंट। क्या कहते हैं? रोडेंट यानी कुतरने वाला, जो होता है ना, कुतरने वाला जानवर। ठीक है, अब ये कह रहा है कि सभी स्तनधारियों प्राणियों में लगभग जितना होता है ना, उसमें 40% होता है कृदंत ही होता है, जो रोडेंट होता है, जो कुतरता है। जैसे गिलहरी हुआ, चूहा हुआ, छुछुंदर हुआ, ये सब। नेक्स्ट, छुछुंदर मतलब आदमी वाला नहीं, वो जानवर होती वाला, स्तनधारी जो है। क्वेश्चन नंबर 50। हमारी आंखों के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? यानी प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो प्रतिबिंब बनता है रेटिना पे। कहाँ बनता है? रेटिना पे। और कैसा बनता है रेटिना पे? मान लीजिए इसको थोड़ा सा इमेजिन कर लीजिए, ये आँख है, आपका आँख किसका है? आपका है। ठीक, ये आपका आँख है, ये वाला। आप इसको देख रहे हैं, ये कौन है? छोटुआ है। कहाँ लटकल है? पेड़ पर लटका हुआ है। ठीक है, आप देखिए आपके आँख इधर देख रहे हैं, लेकिन आपका आँख प्रतिबिंब इधर बन रहा है, प्रतिबिंब इस साइड बन रहा है रेटिना पे। ठीक है, मतलब आप कैसा दिख रहा है आपको? पहली बात तो प्रतिबिंब जो वास्तविक दिख रहा है, यानी रियल, एंड क्या बन रहा है? अपोजिट, यानी अपोजिट, रियल एंड अपोजिट होता है। कहाँ पे? ऑब्जेक्ट के अपोजिट बनता है, उल्टा और वास्तविक बनता है। इस तरह से ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 क्या कह रहा है? शॉर्ट सर्किट अथवा बिजली से लगी आग को बुझाया जा सकता है। तो आग को कैसे बुझाया जा सकता है? ऑप्शन ए, बालू और मिट्टी के आधार पर। यानी जी हाँ, बालू और मिट्टी के आधार पर आप आसानी से आग बुझा सकते हैं। वैसे नॉर्मली आग बुझाने के लिए अग्निशामक में किसका प्रयोग किया जाता है? तो CO2। ये होता है सॉलिड। सॉलिड क्यों होता है? क्योंकि ये
जमा रहता है, CO2 सॉलिड होता है आइस के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, अगर किसी व्यक्ति का हाथ जलने लगे, जंग लगे लोहे के टुकड़े को से कट जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो आपको तो उसको देने की जरूरत पड़ेगा कौन सा? टेटनस, ऑप्शन सी। अब मुझे तो हर 3 महीना पर पहले लगता था, होली दिवाली छुट्टी जो सब में लगता था। आप लोग को भी लगता होगा तो बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, यानी सही है? कौन सा कथन सही है? आलू एक रूपांतरित जड़ है, जी नहीं, आलू जड़ नहीं है। आलू एक रूपांतरित तना है, जी हाँ, पिछले सेट में भी डिस्कशन किया गया था। आलू क्या है? तना है, यानी ऑप्शन बी। फ्रेंड्स, जैसे मैंने क्या याद रखा था, आलू की सब्जी बनाते हैं जिसमें से हल्दी प्रखंड वाला पार्ट, ठीक है, हल्दी दे के बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, बरसात में लगाए जाने वाले फसल कहलाती है। ये देखिए, ये जो है ना 4th क्लास के EVS में जो बिहार स्टेट का बुक है, स्टेट गवर्नमेंट को, उसमें दिया हुआ है। सेम क्वेश्चन छाप दिया गया यहाँ पर भी। तो बरसात में कौन सा पौधा लगाया जाता है? आपको मैंने कितना बार बोला है, बरसात कैसे होता है? खरा खरा होता है। खरा का मतलब खरीफ, खरा का मतलब खरीफ, ऑप्शन ए, ठीक है। ये फसल लगाई जाता है कब? बरसात यानी जून जुलाई में, और काटा कब जाएगा? तो अक्टूबर एंड नवंबर में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, संचार का सबसे तेज माध्यम कौन सा है? जिस माध्यम से संचार होता है सबसे बेहतर, तो इंटरनेट, जिसके माध्यम से आप, जैसे मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ और आप वहाँ देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 56, भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा? ये किसने लिखा? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। और ये न केवल भारत के राष्ट्रगान लिखे हैं, बल्कि जो बांग्लादेश का अमार सुमार बांग्ला है उसका भी रचनाकर्ता रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। जबकि राष्ट्रीय गीत किसने लिखा? जो राष्ट्रीय गीत लिखा है वो बंकिम चंद्र चटर्जी जी। राष्ट्रीय गान वो लगभग 52 सेकेंड में गा लिया जाता है, लेकिन उसका शॉर्ट फॉर्म को 20 सेकेंड में, ठीक है। वही राष्ट्र गीत का जो गायन है वो 65 सेकेंड लगता है। 52 सेकेंड तो सबको याद रहता है, लेकिन राष्ट्रगान के लिए, राष्ट्रगीत के लिए कितना है? 65 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, हिमालय पर्वतारोहण संस्था किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो किस वर्ष स्थापित किया गया था? 1954 में, ठीक है। ये कहाँ पर है? तो ये दार्जिलिंग जो है, वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन 58, विजेंद्री पाल भारत की पहली और संसार की पश्चिमी ऐसी महिला बन गई जिन्होंने एवरेस्ट पर कदम रखा। वह भारत के किस राज्य से संबंधित है? उनका संबंध किस राज्य से है? उनका संबंध जो है उत्तराखंड से है। कहाँ का है? उत्तराखंड से। और ये कब पहली बार चली थी? 1984 को। नेक्स्ट कथन और कारण है, चलिए देखते हैं क्या कथन है। ज़्यादातर पक्षियों की आंखें स्थिर होती है और उनके पुतली घूम नहीं सकती। यानी क्या है? घूम नहीं सकती। और कारण क्या दे रखा है? कारण ये दे रखा है, ज़्यादातर पक्षी अपनी गर्दन बहुत अधिक हिलाता है। ये ऐसा बात है क्या? गर्दन हिलने से ऐसा होगा क्या? नहीं, ये गलत है। क्या कह रहा है? ऑप्शन तो सही है, यानी ये तो सही है, बिल्कुल सही है, परंतु जो व्याख्या है वो गलत है। गर्दन हिलने से उसका कोई संबंध नहीं है। नेक्स्ट, ये भी कथन और कारण ही है। देखते हैं कथन क्या दे रखा है। कथन है, पाठ पढ़ने से पहले बच्चों को ध्यान से चित्र देखना और समझने का मौका दिया जाना चाहिए। ठीक है, बच्चों को यदि पाठ पढ़ने से पहले चित्र देखने और समझने का मौका दिया जाए तो उनमें चित्र अवलोकन का कौशल विकसित होगा। क्या होगा? चित्र अवलोकन का कौशल विकसित होगा। यानी ये बातें बिल्कुल सही है और व्याख्या भी सही है। अगर पहले चित्र दिखा दिया जाए तो चीज़ें आसान हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो
हम लोग सुनते हैं वो कान पे 1/10 सेकेंड तक रहता है, और देखने वाला चीज़ देखने वाला 1/10 और सुनने वाला 1/16। आप ऐसे याद कैसे रख सकते हैं? तो जो देखते हैं वो ज़्यादातर तक याद रहता है, तो 1/10, सुनते हैं तो कम रहता है 1/16। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61, क्या कह रहा है? इनमें से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा देता है? फ्रेंड्स, मैं इसको थोड़ा सा एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि बीपीएससी जो पिछले 3 बार पूछा है सेम क्वेश्चन, उसमें मुख्यतः लगा पूछा है, मुख्यतः कौन गैस जिम्मेदार है ग्लोबल वार्मिंग के लिए, ठीक है। लेकिन इसमें पूछ दिया क्या, बढ़ावा कौन देता है? ये नॉर्मल क्वेश्चन है, तो बढ़ावा जो देता है सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, ये सब देता है, ठीक है। और CO2 तो मेन है। CO2 अगर मुख्य रूप से पूछ देता तो CO2, अगर CO2 ऑप्शन में रहता तो वाटर गैस, इस तरह से आपको देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62, नीचे लिखी चीज़ों में से कौन सी बायोडिग्रेडेबल है? ठीक है, बायोडिग्रेडेबल मतलब जो इसको प्रकृति में नेचर ने उसको क्या करे, गला दे, यानी बैक्टीरिया जो है उसको गला दे। तो कौन सा है? चलिए देखते हैं कौन सा है। पहले बड़ा लकड़ी, जी हाँ, लकड़ जो है वो गल जाता है बिल्कुल। प्लास्टिक के खिलौने, जी नहीं, प्लास्टिक को बायोडिग्रेडेबल नहीं कहा जाता, इसको कहा जाता है नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो आप सिर्फ आपको ये पता है प्लास्टिक नहीं गलता है प्रकृति में, गलने से तात्पर्य है आपको लाख साल में जाकर गले तो उसका कोई अर्थ नहीं है। तो सिर्फ आपको क्या करना है, ऑप्शन 2 को देखना है किस में दिया हुआ है। ऑप्शन 2 इसमें दिया हुआ है, ये खत्म। अब देखिए क्या है, क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड को क्या कहा जाता है? प्लास्टिक मनी। क्या कहा जाता है? प्लास्टिक मनी। दैट मीन्स क्रेडिट कार्ड भी क्या होगा, नहीं गलेगा। 5 किस में दिया हुआ है? 5 इसमें दिया हुआ, ये खत्म। अब देखिए सोने का तार, सोने का तार यानी गोल्ड, गोल्ड गलता है क्या? गोल्ड भी नहीं गलता है। दैट मीन्स 3 भी नहीं होगा, तो ये खत्म हो गया। और 4 जो बचा ये गारंटी सही होगा, ठीक है। बोलो क्वेश्चन नंबर 63, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, यानी कथन और कारण है, उसको देखते हैं क्या कह रहा है। कथन है, पौधा और जंतु वायुमंडलीय या नाइट्रोजन का उपयोग पौधा नहीं कर सकता। पौधा एवं जंतु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का उपयोग सीधे नहीं कर सकता। तो सीधे नहीं करता है क्या? जी नहीं, सीधे नहीं करता है। जब नाइट्रोजन उपयोगी यौगिक में परिवर्तन हो जाता है तो पौधा इसका उपयोग मिट्टी से जड़ तंत्र द्वारा करा सकता है। बिल्कुल सही है, ये दोनों ही सही है, लेकिन इसका कारण सही नहीं दे रखा है, ठीक है। यानी ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी होगा, व्याख्या सही नहीं है, ठीक है। चूँकि मनुष्य किसी भी तरह से वो वायुमंडल को अपने उपयोग में नहीं ला सकता, चाहे वो क्या कह रहा है, यौगिक परिवर्तन हो जाती है। जब नाइट्रोजन, ठीक है ना, चेंज हो जाएगा तो आदमी यूज कर सकता है क्या? नहीं। पौधा के लिए तो ये उपयोगी है, वो भी मतलब अलग तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है क्वेश्चन नंबर 64, भारतीय संविधान के 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के अंतर्गत 10वीं अनुसूची से संबंधित है। इसका संबंध किससे है? इसका जो संबंध है वो एंटी डिफेक्शन लॉ से, दल बदल से है। ऑप्शन सी होगा क्वेश्चन नंबर 64। जी हाँ, ऑप्शन सी है। ये कब आया था? 1985। इससे 2-3 सवाल आता है। एक तो ये 52वां संविधान संशोधन संबंध किससे है? तो एंटी डिफेक्शन लॉ यानी दल बदल से है। और ये कौन अनुसूची जोड़ा गया था इसके बाद? 10वीं अनुसूची। कब आया था? 1985 में, ठीक है। नेक्स्ट इससे एक संबंधित और बात था कि दल बदल का जो निर्णय होगा स्पीकर लेगा, ठीक है। ये कौन लेगा? स्पीकर लेगा। इसमें स्पीकर की पावर को बहुत महत्व दिया गया, लेकिन ये विवाद चला गया था एसआर बॉम्बे बाद में 1994 में, ठीक है। इसमें ये कहा गया स्पीकर मतलब कि कानून विधेयक पारित किया था कि स्पीकर को निर्णय को चुनौती नहीं दी जा सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं, स्पीकर का अधिकार तो पूरा है, वो चाहे तो दल बदल के आधार पर किसी को भी आयोग घोषित कर सकता है, लेकिन उसके निर्णय को, उसके अधिकार को भी चुनौती दी जा सकती है, यानी जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65, किस स्रोत का पानी पीने योग्य होता है? किस स्रोत का पानी पीने योग्य होता है? तो हैंडपम्प का।
किसका? हैंडपंप। हालांकि आजकल ये भी क्या है कि चुनौती बन गया है, लेकिन निम्न में से दे रखा हो तो आपको ऑप्शन 4 के साथ ही जाना है। क्वेश्चन नंबर 66, संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय नागरिक को समानता का अधिकार प्रदान करता है? यानी राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी का संबंध किससे है? अनुच्छेद 14 से, यानी आंसर 4 होगा। अनुच्छेद 14 से, यानी जो FR है, ठीक है। अनुच्छेद 12 क्या है? अनुच्छेद 12 में राज्य को डिफिनीशन दिया गया है। अनुच्छेद 13 का संबंध किससे है? अनुच्छेद 13 है, इसमें यह बताया गया किसी भी कानून को सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट क्या कर सकता है? जुडिशियल रिव्यू कर सकता है। अनुच्छेद 17 है अस्पृश्यता से, अस्पृश्यता निवारण से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67, सबसे बड़ा महादेश कौन सा है? ठीक है, सबसे बड़ा महादेश कौन सा है? तो कौन सा है? एशिया। ठीक है, कौन सा है? एशिया। आप याद कैसे रख सकते हैं? दूसरे स्थान पर कौन सा है? तो दूसरे मतलब इसको 2-3 तरीके से देख सकते हैं। एक तो पॉपुलेशन वाइज, जनसंख्या वाइज, जनसंख्या वाइज एशिया टॉप पर है। ठीक है, जनसंख्या क्या है? टॉप पर है। अब देखिए नंबर ऑफ कंट्रीज वाइज, यानी नंबर ऑफ कंट्री किस देश में कितना है, उसके अनुसार ये क्वेश्चन 66 बीपीएससी में पूछा गया था। ये सर्वाधिक देश किस कॉन्टिनेंट में, किस महाद्वीप में है? तो जो है महादेश में, तो ये अफ्रीका में। अफ्रीका में देशों की संख्या 54 है, जबकि एशिया में 51 है। तो आपको एग्जाम में इस बात को भी ध्यान रखना है कि किस आधार पर क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, क्षेत्रफल में तो मतलब विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश भारत है, और दूसरा स्थान किसका है? चीन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68, भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? यानी लौह पुरुष किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल का। और ये क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसने भारत का एकीकरण करने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, नेक्स्ट कथन और कारण है, तो चलिए कथन देखते हैं। धमनियों में रक्त का प्रवाह तेजी व अधिक दाब पर होता है। यानी धमनी में रक्त का जो प्रभाव है वो तेजी भी होता है और अधिक दाब पर भी होता है। दूसरा क्या है? धमनियों की भित्तियाँ मोटी और प्रशस्तता होती है, इलास्टिसिटी होती है। यानी क्या होता है? ऑप्शन बी है, व्याख्या भी सही है, यानी एक ही सही व्याख्या कर रहा है। नहीं, ये नहीं, ऑप्शन बी है। बी क्या है? दोनों सही है, परंतु आर व्याख्या सही नहीं कर रहा। ठीक है, धमनी जो इसको आर्टिकल्स कहते हैं, आर्टरीज कहते हैं धमनी को। ठीक है, जो हृदय में ऑक्सीजन युक्त रक्त को शरीर के उत्तक तक ले जाता है। किसको किसको? अगर इसको समझना चाहिएगा मैप के थ्रू, पिक्टोरियल फॉर्म में। मान लीजिए ये हार्ट है, ठीक है, ये हार्ट है। अब अपना अपना दिल पे नहीं लीजिएगा, क्योंकि सबका दिल एक जैसा नहीं होता है। ठीक है ना? आप देखिए ये जो धमनी है ना, मान लीजिए ये मेन बॉडी धमनी है, मेन सिरा है। ठीक है, मेन क्या है? धमनियाँ है, रक्त। ये क्या करता है कि बॉडी से, यानी हार्ट से जो ऑक्सीजन युक्त, यानी जिसमें CO2 मौजूद होता है, उसको लेके पूरे बॉडी जाता है, पूरे बॉडी जाता है। यानी ये क्या करता है? रक्त जो शुद्ध रक्त है उसको पूरे शरीर में उत्तक तक ले जाता है। और चूँकि इसका जो धमनी होता है, उसके जो दीवार होता है वो काफ़ी मोटा होता है, उससे क्या होता है? जो हाई ब्लड प्रेशर का सामना करने में सक्षम हो जाता है, और इलास्टिसिटी भी होता है। तो क्वेश्चन नंबर 70 क्या कह रहा है? कह रहा है कि मृदा का वर्गीकरण, यानी जो मृदा का वर्गीकरण किया गया है उसको देखिए क्या क्या रखा है, ऑप्शन क्या दे रखा है, यानी ऑप्शन मैच द फ्लोइंग टाइप का है। चलिए देखते हैं पहले। बलुई, बलुई में कौन सा होगा? बलुई का संबंध है अधिक मात्रा में छोटे कण। बालू मतलब छोटा छोटा कण, कहते हैं ना बालू पर गया, यानी छोटा छोटा कण पर गया। मृन्मय मतलब इसका मतलब हो गया नहीं, जो है बलुई मतलब इसका बड़ा कण होता है। ठीक है, कण की मात्रा इसमें थोड़ा बड़ा होता है, यानी 1 का 3 होना चाहिए। 1 का 3 यानी अधिक मात्रा में कण होता है, 1 का 3 होना चाहिए। इसको फिर से बता देते फ्रेंड्स, 1 का 3 होना चाहिए। अगर इसके अनुसार ऑप्शन देखा जाए तो 1 का 3, हाँ जी हाँ, 1 का 3 अगर सिर्फ एक पता हो जाए तो आंसर सी हो जाएगा, यानी 1 का 3। और दूसरा कह रहा है मृन्मय, ये क्या हो गया? 2 का 1 मतलब
अधिक मात्रा में छोटे कण, बालू मतलब बड़ा कण होता है, और दोमट जो मिट्टी होता है वो क्या होता है, दोमट मिट्टी में बड़े एवं छोटे कण लगभग बराबर मात्रा में होता है। यानी आंसर क्या होगा, सी। आंसर क्या होगा, सी। क्वेश्चन नंबर 71 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 71, भारत के संविधान के किस भाग को इसकी आत्मा माना गया। अब देखिए ये जो सवाल है ना, इसको थोड़ा ध्यान से, इसलिए मैं कह रहा हूँ पढ़ने के लिए। इसका दो पार्ट है। पहले तो ये सवाल देखते आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा प्रस्तावना। जी हाँ, प्रस्तावना को संविधान का आत्मा कहा गया। ये किसने कहा था, ठीक है, ये जो प्रस्तुत किसने किए थे, तो जवाहरलाल नेहरू। जी हाँ, ये नेहरू जी का स्टेटमेंट था जो उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किए थे, जो बाद में प्रस्तावना बना कि संविधान का आत्मा है। लेकिन अकॉर्डिंग टू B.R. अम्बेडकर, डॉक्टर अम्बेडकर के अनुसार, डॉक्टर अम्बेडकर जी के अनुसार, अकॉर्डिंग टू अम्बेडकर जी, आर्टिकल 32 अनुच्छेद 32 को उन्होंने आत्मा कहा। प्रस्तावना संबंधित एक और विवाद आता है, यह संविधान का भाग है कि नहीं। जी हाँ, भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में से कौन अल्प मात्रा में भी जल को कीटाणु रहित करता है। यानी थोड़ी सी मात्रा में कीटाणु रहित कर देगा तो क्या होगा, क्लोरीन। नेक्स्ट, निम्नलिखित पदार्थों में कौन सा विद्युत का चालक है। क्वेश्चन नंबर 73, कौन सा चालक है, तांबा। शुद्ध जल, एक फ्रेंड्स ध्यान रहे, शुद्ध जल जो है ना वो विद्युत का कुछ चालक है। बोलो। क्वेश्चन नंबर 74, इनमें से कौन सा लंबाई मापने का साधन नहीं है। यानी लंबाई जिसे नहीं मापा जा सकता है, तो किससे मापा नहीं जा सकता है। ये बहुत ही आसान है, पानी से कोई मापा नहीं जाएगा। ये सब बस आपको प्रैक्टिस करना है कि इस तरह से क्वेश्चन गलत ना हो, बाकी क्वेश्चन आसान रहेगा। ये मत सोचिए कितना आसान क्वेश्चन नहीं पूछेगा। क्वेश्चन नंबर 75, मूली क्या है। मूली क्या है, तो मूली एक्चुअली रूपांतरित जड़ है, जबकि आलू क्या है, तना है, हल्दी क्या है, प्रकंद है, ये अदरक क्या है, प्रकंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70, अगर आपके 76 है, अगर आपके कपड़ों में आग पकड़ ले तो सुरक्षा की दृष्टि से इसमें से क्या करना नहीं होगा। पहली बात, आपके कपड़े में आग नहीं पकड़ेगा, बाकी सुरक्षा के दृष्टिकोण से आप देख लीजिए क्या कर सकते हैं। क्या करना होगा, फिर देखते हैं क्या क्या दे रखा है ऑप्शन। ये क्वेश्चन रिपीटेड है फ्रेंड्स, आप जहाँ वहीं पर रुक जाए, बिल्कुल सही है, वहीं पर रुक जाए। फर्श पे लेट जाए, ये भी सही है। अपने हाथ से अपने चेहरे को ढक ले, ये भी सही है। और चारों तरफ दौड़ना शुरू कर दीजिए। नहीं, ये क्वेश्चन रिपीटेड है तो आंसर डी होगा। फ्रेंड्स, आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसका PDF चाहिए तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या आप सर्च कर सकते हैं कर्ण IAS PCS अकेडमी स्पेस _213। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित कथन ठंडे मरुस्थल जैसे लेह में घरों के निर्माण से संबंधित है। दिए गए कूट का सहायता से उत्तर का चयन करें। क्या कह रहा है, यह पत्थर से बनाए जाते हैं। लेह में जो घर है वो पत्थर से बनाया जाता है, बिल्कुल सही है। दूसरा, इन घरों का भूतल ज़्यादातर जानवरों को रखने के काम आता है, ये भी सही है। क्योंकि ज़्यादातर जो घर होता है वो 2 मंजिला होता है। चूँकि 2 मंजिला घर होता है, इसलिए जो पहला तल्ला है भूतल वाला, उसमें जानवर रहता है और ऊपर वाला पे क्या रहता है, मनुष्य आदमी रहता है। यानी इसका आंसर क्या होगा। अब कह रहा है भूतल पर वायु संचालन के लिए खिड़कियों का निर्माण किया जाता है। खिड़कियों का निर्माण हो जाएगा तब तो समझ रहे घरे बंद हो जाएगा बर्फ़ से, इसलिए तो जानवर रखा जाता है। नहीं, आंसर ये होगा। एक चीज़ और यहाँ बताना चाहिए, एडिशनल फैक्ट है, जो मरुस्थल होता है ना, यानी डेजर्ट, ये 2 तरह का होता है। एक होता है गर्म, दूसरा होता है ठंडा। तो गर्म वाला तो आप देख रहे गोभी या फिर सहारा, ठंडा वाला में लेह लद्दाख, ये भी मरुस्थल का ही पार्ट है, या फिर जो सैंडी डिजर्ट है, इस तरह से गर्म वाला में। सासाराम जिला का मुख्यालय कहाँ है, तो सासाराम जिला का मुख्यालय कहाँ है, रोहतास। और ये फेमस किसके लिए था, तो शेरशाह सूरी के मकबरा के लिए या शेरशाह का राजधानी के लिए, उसके प्रयोग के लिए। नेक्स्ट, सासाराम को धान का कटोरा भी कहा जाता है बिहार के परिप्रेक्ष्य में।
कथन और कारण है। चलिए कथन देखते हैं। इस बार रामू ने अपने बगीचे में एक पक्षी नहीं आने दिया, पर इस बार तो फल को कीड़े लग गए। पक्षी नहीं आया तो कीड़ा खा गया, जिसके भाग था वही खाया। पक्षी होते तो कीड़ों को खा लेते और इतने फल खराब नहीं होते। जी नहीं, इतने फल खराब नहीं होते, ये स्टेटमेंट गलत है। खराब होने के लिए कीड़ा और पक्षी में कोई संबंध नहीं है। खराब ऐसे भी हो सकता है, हाँ ये जरूर होता। ये स्टेटमेंट ये सही है कि कीड़ा नहीं आता, मतलब रामू ने आम पक्षी को नहीं आने दिया और कीड़ा लग गया। दूसरा, पक्षी होते तो कीड़ा खा लेते और इतने फल बर्बाद नहीं होते। पक्षी होते तो कीड़ा खा लेता, लेकिन इतने फल नहीं बर्बाद होते, इसकी कोई गारंटी नहीं। यानी दोनों कथन तो सही है, लेकिन कथन का जो व्याख्या है वह सही से नहीं दे रहा है। यानी आंसर क्या होगा इसका 2। ये 8 दोनों सही है, परंतु ये सही का व्याख्या नहीं कर रहा है। क्योंकि कीड़ा हो सकता है ज़्यादा पक्षी खा लेता, या हो सकता है कीड़ा कम खा लेता। क्वेश्चन नंबर 80, महाकाव्य महाभारत का मूल नाम है। तो महाभारत का मूल नाम क्या था? जो महाभारत का मूल नाम है वो जय संहिता है। ऑप्शन बी, जय संहिता। हालांकि इसमें ये तीसरा रूपांतरित है। भारत संहिता और महाभारत के रूप में जाना जाता है जब इसमें दीर्घ महाकाव्य बना, जब यह 1 लाख इसमें श्लोक आया, 1 लाख श्लोक आया, तब ये महाभारत के रूप में जाना गया। पहले 25,000 था तो वो जय संहिता था। नेक्स्ट 81, ये क्या कह रहा है? ओरिगेमी क्या है? ओरिगेमी क्या है? ओरिगेमी जो है वो कागज़ मोड़ने की कला है। अब ये सवाल है, ये कलाकृति किस प्रकार का है और कहाँ छोटा छोटा होता है? ठीक है, मतलब एक कागज़ मोड़ने की कला जो छोटे छोटे रूप में अलग तरीके से इसको मोड़ा जाता है। और ये फेमस कहाँ पर है? जापान में। कहाँ पे? जापान में। क्वेश्चन नंबर 82, ये क्या कह रहा है? कह रहा है ग्लिम्प्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री के लेखक कौन है? ग्लिम्प्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, इसके जो लेखक हैं वो कौन है? जवाहरलाल नेहरू। कब लिखे थे? यानी ग्लिम्प्स ऑफ हिस्ट्री ये मेरे से इंटरव्यू प्रैक्टिस में पूछा गया था, 2 बुक पूछा था जिसमें ये भी था। तो ये 1934 में लिखे थे नेहरू जी। कब लिखे थे? 1934 में। ये भी जेल में रह के लिखे थे। ठीक है, इंपॉर्टेंट यह है कि ये भी जेल में रह के लिखे थे, अलग अलग जेल में। आप किसी एक नहीं बल्कि अलग अलग जेल में रहे थे, उसमें लिखे थे ये। क्वेश्चन नंबर 83, ये भी कथन और कारण है। कथन क्या कह रहा है? कथन कह रहा है हम अपने भोजन को ताज़ा रखने के लिए उसे रेफ्रिजरेटर में रखते हैं। ठीक है, रेफ्रिजरेटर का कम तापमान सूक्ष्म जीवों की वृद्धि में मदद करता है। जिन्हें अगर सूक्ष्म जीव वृद्धि हो जाएगा तो फिर रखने से क्या फ़ायदा होगा? क्या कह रहा है? 1 और 2 दोनों सही है, और एक का सही व्याख्या करता है। एक सेकंड फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 83, हाँ सही है। 83 क्या कह रहा है? रेफ्रिजरेटर का कम तापमान सूक्ष्म जीवों की वृद्धि में मदद करता है। ठीक है, ये तापमान रहता है कितना है? ये तापमान रहता है वो 4 के आसपास रहता है। माना गया आमतौर पर, ठीक है, ये मेरा नहीं, ये बुक का स्टेटमेंट भी है। आमतौर पर जो कम मतलब टेम्परेचर कम रहने पे जो बैक्टीरिया का ग्रोथ होता है वो ज़्यादा होता है। बैक्टीरिया ग्रोथ ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84, क्या कह रहा है? थाईपुसम त्यौहार निम्नलिखित में से किस धर्म में मनाया जाता है? तो थाईपुसम का संबंध किससे है? हिंदू धर्म से। और कौन सा हिंदू? हिंदू में भी तमिल समुदाय जो है, तमिल वाला, ठीक है, तमिलनाडु वाला ये सेलिब्रेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85, भारत के राष्ट्रपति के रूप में सर्वाधिक लंबा कार्यकाल किसका था? सर्वाधिक किसका कार्यकाल था? डॉक्टर राजेंद्र बाबू का। ठीक है, 1952 से 57 पहली टर्म, और फिर 57 से 62 दूसरा टर्म। नेक्स्ट, ईवीएम किसे कहते हैं? यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, इसका फुल फॉर्म पूछना चाह रहा है। किसे कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। आपको बताना है वीवीपैट का फुल फॉर्म क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87, क्या कह रहा है? यानी पुट वाला आंसर है।
उर्वरक के बारे में कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? चलिए देखते हैं। पहले, उर्वरक रासायनिक पदार्थ है जो विशेष पोषक में वृद्धि करता है। ये तो सही है, पोषक तत्व के रूप में काम करता है। उर्वरक एक कार्बनिक लवण है, यानी कार्बनिक लवण है। इसमें कहीं कार्बन है क्या? CO, NO, CO, इसमें कहीं भी कार्बन नहीं रहता है। नेक्स्ट, यानी ये आंसर ये बी हो जाएगा। बी वाला क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्या कह रहा है? उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त होता है। जी नहीं, ह्यूमस प्राप्त होता है जो पेड़ पौधा है ना, पौधा का जो सड़ा गला पदार्थ है, जो पत्ता गिरता है, उससे ह्यूमस प्राप्त होता है। और भारत के मिट्टी में अधिकांश मिट्टी में ह्यूमस की कमी रहती है। ऑप्शन सी गलत है। उर्वरक में पोषक तत्व पादप पोषक जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, NPK ये फेमस है। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम प्रचुरता में था। जी यानी 4 सही है। जब 4 सही है तो देखते हैं 4 किस में है, किस में नहीं है। यानी 4 इसमें नहीं है, पहला 2 कैंसिल हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 88 क्या कह रहा है? पौधे के विकास के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी है। यानी पौधा किस में ज़्यादा विकास करता है? तो देखिए, आपके दिमाग में आया होगा कौन? आपके दिमाग में आया होगा बलुआई मिट्टी, वो एलुवियल सॉइल्स, यानी नदी द्वारा लाई गई मिट्टी। लेकिन वो तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो कौन सा होगा? दोमट मिट्टी। ठीक है, सबसे अच्छी मिट्टी मानी जाती है दोमट मिट्टी। मुख्य रूप से जल के अवशोषण करता है, यानी जल का जो अब्जॉर्प्शन है वो दोमट मिट्टी में ज़्यादा होता है। और सबसे अधिक क्षेत्रफल में पाई जाने वाली मिट्टी कौन सा है? जलोढ़ मिट्टी। यानी इंडिया में जलोढ़ मिट्टी सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। ये कितना मिलता है? देखिए, किसी बुक में आपको मिलेगा 40 और किसी बुक में 44%, यानी 40 से 44% तक मिलता है। जलोढ़ मिट्टी मतलब नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी। नेक्स्ट, ये कथन और कारण है। मृतिका मिट्टी डैश होती है। ये क्या होता है? तो मृतिका मिट्टी की बात की जाए तो ये ऑप्शन दे रखा है ABCD करके। चलिए पहले पढ़ लेते हैं क्या क्या है। हल्की होती है? जी नहीं। कम सुगठित होती है? बिल्कुल। और ज़्यादा पानी रख सकते हैं? बिल्कुल। यानी 2, 3 सही है। यानी ऑप्शन देखा जाए तो 2, 3 यानी ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 90 क्या कह रहा है? एक मांसाहारी जंतु जिसके शरीर पर धारियाँ होती है अपने शरीर को पकड़ते समय बहुत तेज़ी से भागता है। अपने शिकार को, शरीर नहीं बल्कि शिकार को पकड़ते समय बहुत तेज़ी से भागता है। उसके पाए जाने की संभावना है। कहाँ पर पाया जाएगा? यानी क्षेत्र पूछ रहा है। तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में। कौन सा कटिबंधीय क्षेत्र में? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में। कहाँ पे? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में। चूँकि ये मांसाहारी है, चूँकि शिकार कर रहा है, ठीक है, मांसाहारी है, तो ध्रुवीय पर ऐसे मरुस्थल में तो मांसाहारी मिलने की संभावना कम है, क्योंकि वहाँ मांस की संभावना ही कम रहेगा। महासागर में तो कोई मतलब नहीं है। ठीक है, यानी क्या कह रहा है? बाघ उस क्षेत्र में रहता है जहाँ बहुत ऊंची आवरण होता है और जंगल बहुत घने होता है। ठीक है, यानी अब देखिए, जब वर्षा वन लगा हुआ है मतलब जंगल जो होगा घना होगा, जहाँ पर बारिश भी ज़्यादा होता होगा। घना जंगल की कंडीशन क्या है कि ध्रुव क्षेत्र में बारिश होता ही नहीं है, कम है। महासागर कोई मतलब नहीं है, मरुस्थल में बारिश होता नहीं है। आप सिर्फ इस पॉइंट को पकड़ लीजिएगा कि वर्षा वन होना चाहिए शिकार के लिए, बस आपको आंसर आसानी से पिक हो जाएगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 91 क्या कह रहा है? कथन और कारण है। सभी पादप स्वपोषी होता है, यानी सभी पादप स्वपोषी होता है, बिल्कुल सही है। सभी पादप अपना भोजन स्वयं बनाता है, ये भी सही है। सभी पादप अपना भोजन स्वयं बना लेता है। सभी नहीं बल्कि पादप तो भोजन स्वयं बनाता है। पहले स्वपोषी मतलब तो जान ही रहे हैं। इन आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बी। आंसर क्या होगा? बी। आमतौर पर जो शैवाल है ना, शैवाल है वो स्वपोषी होता है, तो चूँकि वो खुद से अपना भोजन बनाता है। लेकिन कुछ पेड़ पौधा है जो जैसे अमरबेल, चूँकि इसमें स्टेटमेंट बहुत एक्सट्रीम है, यानी बहुत उच्च लेवल का स्टेटमेंट दे रखा है कि सभी पादप, अगर ये लिख देता है कि कुछ पादप अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं तो दोनों सही होता है, लेकिन सभी लगा दिया है, दैट मीन्स ये सभी नहीं बल्कि जो अमरबेल होता है वो खुद से भोजन नहीं बनाता है, इसीलिए ये स्टेटमेंट गलत है। आपके दिमाग में आया होगा कि पादप तो सभी भोजन बनाता है लेकिन सभी नहीं बनाता, इसमें स्टेटमेंट को
ध्यान से पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92, भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो पहले जो उप प्रधानमंत्री हैं वो कौन थे? सरदार पटेल। लेकिन एक चीज़ मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि उप प्रधानमंत्री कोई संवैधानिक पद नहीं है, एक तरह से कह सकते हैं कि राजनीतिक पद है, या सरकार में दूसरे नंबर स्थान दिखाने के किसी को दिया जाता है। अभी तक कुल 7 बार उप प्रधानमंत्री बन चुका है, और वर्तमान में कौन है? वर्तमान में जो उप प्रधानमंत्री हैं वो कोई नहीं है। क्वेश्चन नंबर 93, स्वर परिवार में ग्रहों की संख्या कितना है? जो ग्रह है वो 8 है। कितना है? 8 है। क्यों 8 है? तो जो प्लूटो था उसको ग्रह के श्रेणी से 2006 में बाहर कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94, भारत गणतंत्र हुआ था। सवाल है गणतंत्र कब हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी क्यों? क्योंकि इसी दिन भारत संपूर्ण संविधान को लागू करता है, यानी पूर्ण रूप से संविधान लागू कब होता है? तो 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95, क्या कह रहा है? क्या ये रहा है कि मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका है? मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका है। सवाल है कौन सा? तो जो तंत्रिका तंत्र यानी न्यूरॉन्स जो है, ठीक है, न्यूरॉन सबसे लंबी होता है, जो लगभग 3 फीट होता है, 3 फीट के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या है? 96। बहुत सारा मतलब क्वेश्चन आसान होगा, आप क्वेश्चन देख के डरिएगा नहीं। जो बड़ा क्वेश्चन होता है वो बहुत आसान होता है, बस ये कहानी दे रखा है, उस कहानी को सुनाते हैं। मुख्तारपुर गांव में रहने वाले के घर में रंग बिरंगे धागों का ढेर लगा रहा था, यानी क्या एक स्टेटमेंट है? धागा। उस गांव पोचमपल्ली कस्बे के पास, यानी दूसरा गाँव है पोचमपल्ली। अब आपके दिमाग में आ गया होगा ये गांव किस राज्य में है? ठीक है, ये तेलंगाना में है। यहाँ ज़्यादातर लोग बुनकर है, यानी बुनकर, चूँकि धागा है तो बुनकर हो गए, इसलिए बुनाई को पोचमपल्ली के नाम से जाना जाता है। अब ये सवाल है ये भारत के किस राज्य में है? जी हाँ, तो किस राज्य में है? तो तेलंगाना में। ठीक है, इसलिए देखिए क्वेश्चन बहुत आसान था। क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है? सीधा सीधी पोचमपल्ली का संबंध किस राज्य से है? तो तमिलनाडु से, तेलंगाना से है, लेकिन क्वेश्चन बहुत घुमा कोशिश कर रहा था। क्वेश्चन नंबर 97, चीन और भारत के बाद तीसरा सबसे बड़ा आबादी वाला देश कौन सा है? चीन और भारत के बाद जो तीसरा सबसे बड़ा आबादी है अभी वो है संयुक्त राज्य अमेरिका का। वैसे इसके स्टेटमेंट को थोड़ा बदल देना चाहिए कि भारत और चीन के बाद, भारत अभी चूँकि टॉपर हो गया, भारत एंड चीन के बाद टॉप पर तीसरे नंबर पर कौन है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, तीसरा सबसे बड़ा आबादी है। और ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98, क्या कह रहा है? कौन सी गैस जलने में सहायता करता है? किसी गैस के बिना आप जला नहीं सकते कोई चीज़ को, तो ऑक्सीजन। ठीक है, फिर देखिए क्वेश्चन क्या रखा है? बहुत बड़ा दे रखा है, लेकिन क्वेश्चन बहुत आसान होगा, इसलिए आपको आसान से पढ़ना है। अचार को लंबी अवधि तक रख सकते हैं। कैसे रख सकते हैं अचार को लंबी अवधि तक? तो पानी का अंश निकाल देना चाहिए। पानी का अंश निकाल देने से लंबी अवधि तक पानी में तो रख ही नहीं सकते हैं। पानी खौला कर कोई मतलब नहीं है, पानी थोड़ा तेल कम, मतलब सिंपल सी बात है, पानी निकाल दीजिए, ह्यूमिडिटी खत्म हो जाएगा, चीज़ आसानी से रह जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100, क्या कह रहे हैं? बिहार और उड़ीसा का विभाजन किस वर्ष हुआ था? बिहार और उड़ीसा का विभाजन हुआ था 1936 में। कब हुआ था? 1936 में, 1 अप्रैल को हुआ था। कब? 1 अप्रैल को। क्वेश्चन नंबर 101, किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? तो आंध्र प्रदेश को। किसको? आंध्र प्रदेश को। क्योंकि ये जो इलाका है ना आंध्र प्रदेश है, छत्तीसगढ़ का मैदान है, और यहाँ जो मतलब दुनिया के सर्वाधिक ज़्यादा प्रजाति के चावल मिलता है। जी हाँ, अमेरिका का क्लेम था कि चावल जो है वो पेटेंट करा रहा था चावल को लेके, चावल अमेरिका का है, लेकिन जब रिसर्च किया गया तो पाया गया कि छत्तीसगढ़ में दुनिया में सर्वाधिक क्या है? चावल की किस्म है, चावल की डिफरेंट टाइप्स है, इसलिए ये माना गया चावल का ओरिजिन है वो भारत का है, यानी पूरे दुनिया को भारत चावल उपहार के स्वरूप दिया है। क्वेश्चन नंबर 102, दिमागी बुखार बच्चे पर होता है, हुआ है, यानी दिमागी बुखार किसको कहते हैं? दिमागी बुखार जो कहते हैं
वो एंसेफेलाइटिस, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 103, भारतीय नौसेना में सेना के कर्नल के बराबर कौन सा रैंक है, यानी कौन सा रैंक है सेना कर्नल के बराबर, तो कप्तान। क्वेश्चन नंबर 104, निम्नलिखित में कौन सा फसल नाइट्रोजन नियत में सहायता देता है, कौन सा देता है, जो दलहन फसल होता है ना ज़्यादातर वो देता है, मटर, हाँ दल वाला मटर, ठीक है, ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 105, फ्रेंड्स आपने अगर चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। एक सेकंड फ्रेंड। तो 5 क्या कह रहा है, दूध को सूक्ष्मजीवी से मुक्त करने की प्रक्रिया को पाश्चराइजेशन यानी पाश्चीकरण कहा जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि इस प्रक्रिया की खोज लुईस पास्चर ने किया था, यानी आंसर सही होगा। इसमें होता क्या है, दूध को मतलब खौलाया जाता है 30 मिनट तक, ठीक है, 30 मिनट तक, और कितना 60 से 62 नहीं बल्कि 62 डिग्री सी पर, और अचानक ठंडा कर दिया जाता है। जी हाँ, 62 डिग्री तक खौलाया जाता है 30 मिनट तक, और अचानक ठंडा कर दिया जाता है। इस प्रोसेस को पाश्चराइजेशन या पाश्चीकरण कहते हैं। ये बीपीएससी कई बार पूछ चुका है, मुझे भी इसलिए याद है क्योंकि मैं बीपीएससी कई बार पास किया हूँ प्रीलिम्स मीन्स भी। प्रशांत महासागर अटलांटिक महासागर को कौन सा लिंक नहर जोड़ती है, यानी प्रशांत महासागर है और अटलांटिक महासागर को कौन सा नहर जोड़ता है, जोड़ने वाला नहर है पनामा नहर। कहाँ पर है, अब इसको थोड़ा सा मैप में देख लीजिए। देखिए ये है, ये अटलांटिक ओशन है, अटलांटिक ओशन, और ये है पैसिफिक ओशन यानी प्रशांत महासागर, ठीक है, पैसिफिक ओशन। अब देखिए ये जो पार्ट है ना, ये है पनामा नहर का, यानी लिंक करता है कौन, तो पनामा नहर। और ये भी सवाल बन सकता है पनामा नहर किसको अलग करता है, तो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 107, भारत में सहायक गठबंधन या सहायक नीति किसने पेश किया, तो किसने पेश किया 107 का, तो जो पेश किया था ऑप्शन 3 लॉर्ड वेलेस्ली। देखिए थोड़ा सा इसको मैं और डील कर देता हूँ, ये क्वेश्चन पूरी तरह सत्य नहीं है आंसर। भारत में सहायक संधि की शुरुआत तो बहुत पहले हो गया था, ठीक है, शायद ऐसा माना जाता है कि जो मद्रास में ये शुरुआत हुआ था, ठीक है, लेकिन वेलेस्ली ने क्या किया कि भारत में सर्वाधिक यानी मैक्सिमम सहायक संधि किया। इसका कार्यकाल कब से कब तक है वेलेस्ली का, तो 1798 से 1798 से 1805 तक, 1805 तक है। ये सर्वाधिक समय तक किया, जैसे सतारा, संबलपुर, जयपुर, उदयपुर, झांसी, ये सब को क्या किया, ये मतलब सहायक संधि के थ्रू से अपने में मिला लिया। अब कथन और कारण है, कथन देखते हैं। क्वेश्चन 108, ग्रीष्म ऋतु में खेतों में पानी देने की आवृत्ति अपेक्षाकृत अधिक होती है, ग्रीष्म ऋतु में अधिक होता है गर्मी में। और क्या करें दूसरा, इसका कारण है मिट्टी एवं पत्तियों में जल शोषण की दर यानी जलवाष्प की दर वृद्धि मतलब तेज हो जाता है, अधिक हो जाता है। जी हाँ, ये तो सही है और कारण भी सही बता रहा है, यानी व्याख्या क्वेश्चन भी सही है और कारण भी, मतलब कथन और कारण दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 109, महात्मा गांधी ने किस वर्ष दांडी मार्च आयोजित किया था, जो महात्मा गांधी आयोजित किया था वो ऑप्शन बी 1930 में। लेकिन फ्रेंड्स ये क्वेश्चन एक 65th प्रीलिम्स बीपीएससी में था, उसको पहले सुन लीजिए। आयोजित किए थे 1930, लेकिन सवाल ये था 65th बीपीएससी में कि दांडी जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था, यानी सिविल डिसोबीडियंस यानी सविनय अवज्ञा, ये शुरुआत कब हुआ, ये शुरुआत होता है गांधी जी जब दांडी जो साबरमती का आश्रम है, साबरमती आश्रम पहुंचते हैं और एक मुट्ठी नमक उठाते हैं, और नमक उठाने के साथ ही कहते हैं कि लो मैं नमक कानून को भंग किया, इन कानून को तोड़ा, आप भी करो। यानी जब साबरमती आश्रम में जाकर नमक उठाते हैं, ठीक है, 6 अप्रैल को, तब जाके ये आंदोलन शुरुआत होता है। ये क्वेश्चन बीपीएससी 65 पूछा गया था और काफ़ी विवाद हुआ था, लेकिन मेरा सही था। क्वेश्चन नंबर 110, बिहार में जल मंदिर कहाँ स्थित है, बिहार में जल मंदिर का संबंध
कहाँ से है? तो पावापुरी में। कहाँ पर है? पावापुरी में। नेक्स्ट, पटना साहिब में किसका है? गुरु गोविंद सिंह का। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 111, शीर्ष मुद्रा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? क्वेश्चन नंबर 111 देखते हैं क्या कह रहा है। यह मृदु, सांद्र एवं किस जल सूखने योग्य वाला होता है? ना, ये तो गलत है। अब देखते हैं किस तरह का ऑप्शन दे रखा है। यह कई जीवों जैसे कृमियों और रोडेंट्स को आवास प्रदान करता है। जी हाँ, ऑप्शन बी सही है। क्या ऑप्शन बी सही है? नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 112 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा अक्षांश रेखा भारत से होकर गुजरती है? कौन सा रेखा गुजरती है? तो आप ग्लोब पटाक्ष पर बना दीजिए, इक्वेटर दीजिए और यहाँ से इंडिया को, यानी ऐसे नहीं, यहाँ से इंडिया को पास कराइए इक्वेटर से ऊपर और बीच में कर्क रेखा से गुजार दीजिए, यानी कर्क रेखा पास करता है। कौन करता है? कर्क रेखा, यानी ऑप्शन बी। कितने रात से करता है? तो 8 रात से। आप इसे मैप में देख लीजिए कि मित्र पर गमछा झाड़, ये ट्रिक है। 8 राज टच करता है ये कर्क रेखा से, लेकिन क्या है ना, मित्र पे गमछा झाड़ तो ठीक है, लेकिन ये कह देगा उल्टा गमछा झाड़ने तो मामला फंस जाएगा। नहीं समझे? देखिए हम ये बताना चाह रहे हैं, ये कह देगा ईस्ट टू वेस्ट क्या करो, अरेंज करो, या वेस्ट टू ईस्ट, तब फंस जाएगी, तब मित्र पे गमछा झाड़ उल्टा पड़ जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्या देखते हैं पहले, किधर से किधर टच करता है। सबसे पहले जो टच करता है वो गुजरात, 1 नंबर पे कौन सा आया? गुजरात। उसके बाद जस्ट थोड़ा सा ऐसे करके राजस्थान, ये पार्ट राजस्थान का है, थोड़ा सा टच करता है राजस्थान। उसके बाद पूरा मध्य प्रदेश, 3 नंबर पे क्या हुआ? मध्य प्रदेश। फिर छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश हटा हुआ राज्य कौन सा है? छत्तीसगढ़। फिर टच कर, ऐसे नहीं, छत्तीसगढ़ ऐसे नहीं है, ऐसे है छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़ पूरा टच किया। 4 नंबर पर हो गया छत्तीसगढ़। 5 नंबर पर कौन सा टच करता है? 5 नंबर पर है झारखंड। 6 नंबर पर पश्चिम बंगाल। 6 नंबर पर कौन सा आ गया? पश्चिम बंगाल। ये वाला पोर्शन पश्चिम बंगाल हो गया। ठीक है, उसके बाद फिर 7 नंबर पर त्रिपुरा। 7 पर क्या हो गया? इधर त्रिपुरा है और इधर क्या है? मिजोरम। यानी क्या हो गया? गुजरात, थोड़ा सा राजस्थान, पूरा मध्य प्रदेश बीचों बीच से, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, नीचे त्रिपुरा, फिर इधर मिजोरम। यानी 8 स्टेट है और आपको ईस्ट टू वेस्ट और वेस्ट टू ईस्ट रखना है, क्योंकि बीपीएससी हमेशा फंसाने के लिए जाना जाता है। 113 क्या कह रहा है? सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? गैनीमेड है। कौन है? गैनीमेड। ये किसका पार्ट है? ये जो है बृहस्पति का उपग्रह है। किसका? बृहस्पति का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 114, द्वीपों के लक्षद्वीप समूह की उत्पत्ति कैसे हुई? यानी लक्षद्वीप का समूह किससे उत्पत्ति हुआ है? तो परवाल, यानी मूंगा से, परवाल भित्ति से या मूंगा से। ठीक है, क्या होता है? परवाल भित्ति या मूंगा से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 115 है, ब्रिटिश राज में भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? क्या कह रहा है? भारत, चूंकि भारत टर्म आ गया है तो ध्यान से पढ़ना। भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक। जी हाँ, इसको थोड़ा सा देख लीजिए, आपको बहुत कन्फ्यूजन हो रहा होगा, लेकिन इसको थोड़ा सा मैं क्लियर कर देता हूँ। पहले देखिए, सबसे पहले वारेन हस्टिंग आया। हस्टिंग ये आता है 72 के आसपास। ये कहाँ का रहता है? तो बंगाल का। ठीक है, ये कहाँ का रहता है? बंगाल का। फिर आता है कौन? तो उसके बाद आता है तो वाइसराय जो बना था वो कैनिन। चलिए, वाइसराय जो पद था ना वो बस चेंज कर दे, गवर्नर को ही वाइसराय बदल दिया। और भारत के बोला, यानी यहाँ से एक सवाल और आता है कि भारत मतलब जो संपूर्ण भारत को, यानी संपूर्ण नहीं बल्कि जो जहाँ तक ब्रिटिश अधिपत्य था उसको संपूर्ण भारत का दर्जा कब मिला? तो 35 के एक्ट में। इसलिए उसमें कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। क्वेश्चन नंबर 116, देखिए क्वेश्चन बहुत बड़ा है लेकिन आंसर बहुत छोटा होगा और बहुत आसान भी होगा, इसलिए घबराना नहीं है। कल्पना करें कि आप एक पर्वतारोहण यात्रा पर जाने की योजना बना रहे हैं और आपको यात्रा में ज़मीन पर बिछाने के लिए टेंट की उपयुक्त पदार्थ यानी कपड़ा चुनाव करना है। आप निम्न में से किस सामग्री का चुनाव अपने टेंट के लिए करेंगे? यानी किस तरह के टेंट के लिए चुनाव करेंगे? किस तरह कपड़ा का चुनाव करेंगे? तो ऑप्शन दोनों तरह वाले, प्लास्टिक और प्लास्टिक सीट का, यानी 2 तरह जिसमें प्लास्टिक होगा। क्यों? सिंपल सी बात है, पहाड़ पर जाइएगा,
एक तो वहाँ पे कम जाता है, क्या कहते हैं, ज़मीन नहीं रहता है, और वहाँ से तेज़ क्या, हाँ एक तो हल्का होगा, ऊपर से आइस हो सकता है, बारिश हो सकता है, कई समस्या होती है, इसलिए आपके पास हल्का चाहिए और जो आइस से भी बचा सके। 117 क्वेश्चन, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो बुध है। कौन सा है? सॉरी बुध नहीं, शुक्र होगा, सॉरी शुक्र है। अब देखिए एक चीज़ आपको हमेशा मैंने बताया सेट में, माई वेरी एडुकेटेड मोम, यानी मरकरी वेनस, ठीक है, वेनस यानी शुक्र, मतलब मरकरी एंड शुक्र, मरकरी बुध और वेनस शुक्र। आप देखिए ये जो है इसका गर्म होने के कारण इस पर CO2 की बहुत ज़्यादा मात्रा है। CO2 की मात्रा होने से क्या होता है, गर्म ज़्यादा होता है, और CO2 आपको दिख कहाँ रहा होगा, आप जो गर्मी फील कर रहे हैं वो CO2 कहीं असर है, मतलब क्लाइमेट चेंज का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 118, भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? यानी पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा बना था? जो पहला था वो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व था, ठीक है। कौन बना था? नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। और सबसे पुराना भी ऑप्शन देखते हैं, नीलगिरी बायोस्फीयर, अच्छा ऑप्शन भी दे रखा है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 119 क्या कह रहा है? फ्रेंड्स आपने अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसका PDF प्राप्त करके मैथ एंड रीजनिंग का आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिसका सॉल्यूशन PDF दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 119, उस भारतीय परमाणु भौतिक शास्त्र को पहचानिए जो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के संस्थापकीय निदेशक और भौतिक शास्त्र के प्रधान थे। यानी किसका? टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। कौन थे? तो होमी जहांगीर भाभा। कौन थे? होमी जहांगीर भाभा ने इन्हीं के प्रयास से भारत में 1945 में विज्ञान जो परमाणु अनुसंधान संस्थान की स्थापना किया गया था। नेक्स्ट और आखिर क्वेश्चन नंबर लास्ट है, क्या कह रहा है? निम्नलिखित कथन पर विचार करें और नीचे दिए कूट को सहायता से रिक्त स्थान की पूर्ति करें। मेरी एक बहन है, मेरी बहन सुन नहीं सकती है, मेरी बहन पियानो बजा सकती है, मेरी बहन डैश है। यानी किस तरह से है? तो अनूठी है। मतलब इसका पहला श्लोक इस प्रकार है, पढ़ा जा सकता, मेरी बहन एक बहन है और मेरी बहन भारी है। विशेष है कि मेरी बहन जैसी कोई और बहन नहीं है, ठीक है। अब ये स्टेटमेंट दे रखा है, इसका आंसर कुछ भी हो सकता है, बट इसके अनुसार वो अनूठी है। फ्रेंड्स इसके साथ ही इसका PDF भी देखिए, मैथ रीजनिंग का शेयर कर दें, नहीं देख रहे हैं, मैथ रीजनिंग शेयर है। अगर आप चाहें तो ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके करना स्पेस एकेडमी करके सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया एंड जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब लाइक करें।